हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज शर्मा हियर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हर एग्जाम में, चाहे मैं जेई एडवांस की बात करूँ या जेई मेंस की बात करूँ, इससे क्वेश्चन दिख ही जाता है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एल्काइल हैलाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देता है एल्काइल ग्रुप से और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो हमारे पास कोई एल्काइल है और उसके साथ कोई एक्स, जो कि एक सपोज करो हैलोजन एटम है, उसकी रिएक्शन जब भी मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूँ और एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाता हूँ, तो क्या होता है, हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ये हमारे एक्स को हटा देता है और खुद लग जाता है और एक्स हमारा बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो क्या हो रहा है, हमारी जो आर एक्स की जो बॉन्ड है वो टूट रही है और न्यूक्लियोफाइल एक्स को सब्सटीट्यूट करके खुद आ रहा है। तो इसीलिए बेसिकली इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो हमारे पास आर सी एल है और उसकी रिएक्शन हम ओ एच नेगेटिव, जो कि एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ करवा रहे हैं और हमने सॉल्वेंट यहाँ पर H2O लिया है। तो बेसिकली क्या होगा, इससे आर ओ एच बन जाएगा और सी एल नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन में टर्म्स की बात करूं कि हमने क्या क्या यूज किया है, तो जिस हेलोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लीविंग ग्रुप, क्योंकि एट द एंड ये क्या करता है, लीव होकर बाहर निकल जाता है। जो यहाँ पर हम यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल को, जैसे यहाँ पर ओ एच नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर किसको यूज करते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। जिस मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे किस मीडियम में रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर जो H2 होगा वो एक सॉल्वेंट होगा या मीडियम होगा जिसके अंदर रिएक्शन हमारी हो रही होगी। एल्काइल ग्रुप जिस पर रिएक्शन होती है, लाइक जिसकी बॉन्ड टूटकर हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं हम उसको, सबस्ट्रेट। तो बेसिकली अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिफाइन करूं कि क्या क्या चीज़ें हमारी अफेक्ट करेंगी उसको एट द एंड, तो बेसिकली पहला तो हमारा सबस्ट्रेट होगा, सेकंड नंबर पे लीविंग ग्रुप होगा, थर्ड नंबर पे सॉल्वेंट होगा और फोर्थ नंबर पर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी चार टर्म है, लाइक फर्स्ट क्या है हमारी सबस्ट्रेट हो गई, सेकंड क्या हो गया हमारा लीविंग ग्रुप हो गया, थर्ड क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया और फोर्थ क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो बेसिकली इन चार फैक्टर्स की वजह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है और ये चार फैक्टर ही हैं जो हमारी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये उसका क्या मेथड ऑफ रिएक्शन होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम इन चार में से आज तीन जो फैक्टर हैं उसको पढ़ेंगे, क्या क्या सबस्ट्रेट या क्या क्या लिविंग ग्रुप या क्या क्या सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो मैं अगर पहला फैक्टर की बात करूं तो टॉपिक डाल लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक या एनएसआर भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला फैक्टर क्या होता है, सबस्ट्रेट। तो बेसिकली सबस्ट्रेट क्या होते हैं, सबस्ट्रेट कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं कोई आर, जैसे हमारा आर क्या होगा यहाँ सबस्ट्रेट होगा, तो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा एक प्राइमरी सबस्ट्रेट हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है तो प्राइमरी, लेकिन यहाँ पर क्या एक CH3 के होने के कारण क्या होती है, यहाँ पर क्राउडिंग हो जाती है। तो और अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूँ तो जैसे ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट हो गया, ऐसे ही टर्सरी सबस्ट्रेट हो जाता है। तो इन सबस्ट्रेट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन होती है, लाइक जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है या उसका जो मेथड है, लाइक टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो भी चेंज हो सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है हमारे सबस्ट्रेट की वजह से। तो अभी जो हमने ये बात करी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे अनसेचुरेटेड वो सैचुरेटेड सबस्ट्रेट थे। अगर मैं अनसेचुरेटेड सबस्ट्रेट की बात करूँ तो लाइक जैसे हमारा ये हो गया, इसको हम विनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारा, अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो
ये हो गया, इसे हम एलाइल सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसमें इस कार्बन में नहीं, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होती है। और अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा ये हो गया, ये भी एक सबस्ट्रेट है। इसमें क्या होता है, हमारा एरोमेटिक रिंग से क्या होता है, हमारा हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और ये जो बॉन्ड होती है, इसमें रेजोनेंस के कारण क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इसमें क्या होती है, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी हाई हो जाती है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ऐसे ही हमारे ब्रिज हेड वाले सबस्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं हम, जिसपे क्या होता है, हमारा जो एक क्लोरीन एटम होता है ये एक ब्रिज हेड पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अलग अलग सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं हम। और सबस्ट्रेट की वजह से क्या होता है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन में असर पड़ता है और हमारा रिएक्शन का मेथड भी चेंज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, लीविंग ग्रुप। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, लीविंग ग्रुप। तो अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, लाइक कोई हमारा RL है और उसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूं, तो बेसिकली क्या होता है, RNU और हमारा लीविंग ग्रुप क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो हम जानते हैं कि वो वीक बेस होते हैं। तो क्या इससे हमें पता चला है कि जो भी हमारे वीक बेस होंगे, क्या होंगे, जो भी हमारे वीक बेस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप होंगे। क्या होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे। तो अगर मैं हेलोजन एटम की बात करूं तो हमारा आई क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बेस है। तो आई सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद क्लोरीन। और जो फ्लोरीन होता है वो तो मतलब ये वाली रिएक्शन देता भी नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इवन CB देता है, कंजुगेट बेस वाली, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। तो बेसिकली जो हमारे वीक बेस होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं। अगर मैं इनकी बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अगर मैं इनके लिविंग ग्रुप की बात करूं तो ये ऑर्डर होगा। अगर मैं एक आपको डाटा दिखाऊं कि लिविंग ग्रुप किस हद तक इम्पैक्ट करता है, तो सपोज करो हमारी जो कंडीशन है वो सारी क्या है, सेम कंडीशन है। और हमने जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया हुआ है इन सारी कंडीशन में वो OH नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर ये ग्रुप है तो हमने पहले फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लिया है एल्काइल ग्रुप के साथ, फिर हमने क्लोरीन लिया है, फिर हमने ब्रोमीन लिया है और फिर हमने आयोडीन लिया है। इसकी रिएक्शन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल OH से करवाता हूँ, हमने कंडीशन सेम ही रखी हुई है। तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनेगा, लाइक न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर F नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर Br ब्रोमाइड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा। तो अगर हम इसके रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन की कि कितना रिएक्शन हुआ है, तो अगर हम आयोडीन वाला लिविंग ग्रुप लेते हैं तो इसका जो रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो आता है 30,000 के अराउंड। और इसी केस में अगर हम ब्रोमाइड वाला यूज़ करते हैं तो इसका अराउंड 10,000 आता है रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा, अगर हम आयोडीन वाला लिविंग ग्रुप यूज़ करते हैं तो 30,000 के अराउंड आता है। और वहीं अगर हमने ब्रोमीन यूज़ कर लिया तो 10,000 के अराउंड आएगा। और क्लोरीन वाले केस में आता है हमारा 200 और फ्लोराइड वाले में 1। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन है, लाइक रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जाने की टेंडेंसी है वो किस हद तक घट गई जब हमने फ्लोराइड आयन यूज़ कर लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन जो हमारा हैलाइड ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो गया कि जब हम आयोडीन यूज़ करते हैं लिविंग ग्रुप के तौर पर, हेलोजन एटम की बात करूँ तो आयोडीन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर मैं कुछ कंपैरिजन करूँ लिविंग ग्रुप का, तो सपोज करो हमारे पास ये है और ये वाला कंपाउंड है। तो इसमें बताओ मुझे, सपोज करो ये A है और ये B है, तो इसमें कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। हाँ देखो, B वाला लिविंग ग्रुप होगा। B क्यों होगा, क्योंकि B क्या है, एक वीक बेस है, वीक
बेस है, मतलब इससे भी कम बेसिक है ये। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे क्या बताया, जितने भी वीक बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल बेस होते हैं, क्योंकि वो अपने किसी को जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट तो करते नहीं है, तो स्टेबल होने की वजह से वो क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, नेगेटिव आयन जो होता है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो अगर आपको कभी भी इसका ऑर्डर पता लगाना है कि वीक बेस कौन सा होगा, तो आप उनका क्या करो, उनका एसिड देख लो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एसिड ये होता है, और अगर ऊपर वाले की बात करूँ तो इसका एसिड क्या होगा, ये। तो अगर मैं इन दोनों की एसिडिटी का ऑर्डर बताऊं तो हमें पता है कि ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसका जो एसिड होगा, इस पे जो नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, बेसिसिटी का ऑर्डर। लाइक अगर ये ज़्यादा एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वीकर बेस बनेगा। क्या बनेगा, वीकर बेस। और इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो इस वाले से स्ट्रोंगर बेस होगा। तो डेट्स वाई जो हमारा वीकर बेस वाला होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप यूज होगा। ठीक है, तो मैं कुछ जो जेई एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं लिविंग ग्रुप, उन लिविंग ग्रुप की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो होता है हमारा OTS। क्या होता है, OTS। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, पैरा टोलुइन सल्फोनेट। क्या होता है, पैरा टोलुइन सल्फोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, टोसाइलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोसाइलेट। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर बेंजीन हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये पैरा टोलुइन सल्फोनेट। ऐसे ही हमारा एक लिविंग ग्रुप होता है OMS। क्या होता है, OMS। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल सल्फोनेट। क्या होता है इसका नाम, मिथाइल सल्फोनेट। तो इसकी बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे हम मिसाइलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मिसाइलेट। ऐसे ही हमारा एक लिविंग ग्रुप होता है ये, इसको हम बोलते हैं ट्रिफ्लेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिफ्लेट। इसका नाम क्या होता है, ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट। अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो इसका देखो, अगर मैं इसका ये जैसे इसका जो एसिड होगा वो 3 फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ज़्यादा इसकी एसिडिटी होगी तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे वीकर बेस बनेगा और एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप, LG यानी कि लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे सब इंपॉर्टेंट क्या थे, सॉल्वेंट थे, जो कि ये जेई मेन या जेई एडवांस में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्वेंट की बात करूं जो हमारा थर्ड फैक्टर है, तो बेसिकली जो हमारे पहले दिमाग में आता है कि हम सॉल्वेंट का यूज़ ही क्यों करते हैं, लाइक सॉल्वेंट का यूज़ ही क्यों करना है। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक मीडियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करूं तो कोई भी रिएक्शन क्या होती है, या तो वो लिक्विड फेज में होती है या वो गैसियस फेज में होती है। ठीक है, तो अगर कोई सॉलिड है या सॉलिड रिएक्टेंट हमने यूज़ करें तो हमें सबसे पहले उनका जो स्टेट है वो चेंज करना पड़ेगा। लाइक उनको हमें लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा या गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उनके अंदर कोलिजन होना जरूरी है। तो जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में मोबिलिटी नहीं आएगी तो उनका कोलिजन होगा नहीं। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं। तो सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्वेंट क्या करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या करवाते हैं, मोबिलिटी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू मेक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन करवाने के लिए उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली देखो, हमारे 2 टाइप्स के सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट और एक होते हैं हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, डायपोल मोमेंट जिनका 0 होता है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन। दूसरा क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड। ऐसे ही हमारे क्या हो गया, CCl4। तो ये और भी हो है।
तो जो भी ये सब है वो क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट है। तो नॉन पोलर सोलवेंट में क्या होता है, नॉन पोलर सोलवेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करवाते हैं, और एक क्योट भी है लाइक लाइक डिसॉल्व लाइक। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर को मॉलिक्यूल या कंपाउंड डिसॉल्व होंगे, और पोलर में पोलर होंगे। अगर मैं पोलर सोलवेंट की बात करूं तो पोलर सोलवेंट वो सोलवेंट होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो के बराबर नहीं होता। कौन से होते हैं, जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो के बराबर नहीं होता। जो पोलर सोलवेंट होते हैं वो आगे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक होते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट, क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और दूसरे क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट वो सोलवेंट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन की या तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड मिल जाएगी, या ऑक्सीजन के साथ, या फिर फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होगी वो प्रजेंट होगी। क्या होगी, प्रजेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सबसे पहले वाटर, वाटर बहुत ही अच्छा सोलवेंट होता है, पोलर प्रोटिक कैटेगरी में वाटर बहुत ही अच्छा सोलवेंट है। ऐसे ही हमारा ROH, ठीक है, ऐसे ही हमारा फिनोल, ऐसे ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो हमारे क्या होते हैं अमाइड ग्रुप होते हैं, लाइक ये वाला ग्रुप हो गया, लेकिन NH के साथ हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड प्रेजेंट होनी जरूरी है। ठीक है, देखो अगर मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात करूं, लाइक हमने अगर वाटर ले लिया, लाइक अगर मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात करूं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इस पर क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हमने लाइक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कोई कैटाइन डिसोल्व करवाया या एनाइन डिसोल्व करवाया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, जो भी हमारा सोल्यूट, लाइक सोल्यूट हमारा इस केस में अगर कैटाइन है तो वो क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन होगा उसको इस तरीके से सराउंड कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको क्या करेगा, वो इस तरीके से सराउंड कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको इस तरीके से, अगर कोई कैटायन है तो उसको इस तरीके से क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इस तरीके से कैटायन को सराउंड करने को क्या बोलते हैं, हम सोल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्वेशन। अगर मैं ऐसी एनाइन की बात करूँ तो एनाइन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको इस तरीके से सराउंड कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी क्या कर देगा, सोलवेट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट क्या कर रहे हैं, सोलवेट, इसको क्या बोलते हैं, सोलवेशन। सोलवेंट मॉलिक्यूल को, सोल्यूट के कैटायन को, या कोई हमने अगर एनायन लिया है उसको सराउंड करने को क्या बोलते हैं, सोल्वेशन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, सोलवेट कर लेते हैं बोथ कैटायंस एंड एनायंस। क्या, एनायंस। अगर इसी तरीके से अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूं, अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात भी कर लेते हैं, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनकी हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ नहीं बॉन्डिंग मिलेगी, ना ही ऑक्सीजन के साथ होगी, और ना ही फ्लोरीन के साथ होगी। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसकी हाइड्रोजन के साथ ना तो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी, ना ऑक्सीजन की, ना फ्लोरीन की, ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पहला एग्जांपल हो गया DMSO। क्या होता है, DMSO, इसका नाम क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे ही होता है हमारा DMF। क्या होता है, DMF। ठीक है, तो इसका क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है DMA, इसको दमा भी बोलते हैं। ये होता है डाई मिथाइल
अमाइड क्या होता है, डाईमिथाइल एसिटामाइड। इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक हमारा जो ज़्यादातर दिख जाएगा आपको HMPA होता है, ठीक है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये HMPA। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा मिथाइल फॉस्फर अमाइड। क्या होता है, हेक्सा मिथाइल फॉस्फर अमाइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। 3 नाइट्रोजन हो गए और इनके साथ दो दो अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो लाइक हमने अगर मान लो ये लिया DMSO, पहला ही उठा लेते हैं। तो DMSO का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। और ऑक्सीजन पे क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो डेल्टा जो हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो तो अवेलेबल है, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है सल्फर पर, ये दो क्राउडिंग ग्रुप के कारण, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके कारण क्या होता है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा मान लो कोई कैटायन है उसको तो ये सोलवेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको तो ये सोलवेट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो अवेलेबल नहीं होता क्राउडिंग की वजह से, इसको ये पास ही नहीं आने देता। अगर हम कोई कैटायन लेंगे ना, तो ये जो हमारे 2 CH3 ग्रुप को, अगर कोई हम एनायन लेंगे तो ये जो हमारे 2 CH3 ग्रुप हैं ये इसको सल्फर के जो नेगेटिव चार्ज है उसको पास आने देते नहीं है। तो इसकी वजह से ये एनायन को क्या करते हैं, सोलवेट नहीं कर पाते। तो अगर मैं पोलर अप्रोटिक सोलवेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट की बात करूँ, तो ये किसको सोलवेट करेंगे, खाली कैटायन को। किसको करेंगे, कैटायंस को। एनायंस को ये नहीं सोलवेट कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनका जो नेगेटिव चार्ज होता है सल्फर का वो अवेलेबल ही नहीं होता, उसको पास आने ही नहीं देते क्राउडिंग की वजह से। जो उसके 2 मिथाइल ग्रुप है या किसी भी, अगर मैं पोलर अप्रोटिक सोलवेंट की बात करूं तो उसका पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल ही नहीं रहता सोलवेट करवाने को, ठीक है, एनायन को। तो इसलिए जो पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होंगे वो खाली सोलवेट किसको करते हैं, कैटायंस को करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा है, सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा है हमने, लिविंग ग्रुप। और तीसरा फैक्टर क्या पढ़ा है हमने, सोलवेंट, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे कि क्या क्या न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, और उसके बाद हम अपनी SN1 SN2 रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ टाटा बाय बाय।